और इसका एरिया हमने शेड कर दिया। अब ये जो एरिया आया है ना, ये कहलाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला लिखो पहले तो। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये होता है ए बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है ए बी साइन थीटा एन कैप ये होता है। ए बी साइन थीटा एन कैप, इसका मतलब क्या हो गया कि एन कैप का मतलब ये है कि आपने ए वेक्टर और बी वेक्टर की हेल्प से एक पैरेललोग्राम बना दिया। आपने ए वेक्टर और बी वेक्टर की हेल्प से एक पैरेललोग्राम बना दिया। उस पैरेललोग्राम का जो एरिया आया है ना, वो क्या आ गया, वो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। जैसे कोई भी वेक्टर होता है तो वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो जो इसका एरिया बन गया ये तो आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और जो एन कैप है, एन कैप क्या है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर, ठीक है। मतलब कोई भी हमारे पास अगर वेक्टर है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मान लीजिए, एरिया इस तरीके से बन गया, ये पैरेललोग्राम का एरिया है, तो उस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका वेक्टर का डायरेक्शन होगा। भाई वेक्टर की डायरेक्शन तो होती है ना कुछ ना कुछ, तो वो हमने एन कैप ले लिया उस डायरेक्शन में। इसका करना कुछ नहीं है, बस लिखना है। क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी तो लिखना है, और मोस्टली आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जरा देखिएगा, और यहाँ पर भी कहते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, ठीक है। अच्छा जी, कितना हो गया। फिर हम ये कहेंगे कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। ये हमारे पास कैपिटल ए वेक्टर है। इसी तरह से बी वेक्टर दे रखा है, तो बी वेक्टर क्या होगा, स्मॉल बी वन आई कैप, स्मॉल बी टू जे कैप और स्मॉल बी थ्री के कैप। ये हमारे पास कैपिटल बी वेक्टर, ये दूसरा वाला वेक्टर हो गया। अब अगर हमारे को इस तरीके से मतलब आई जे और के कॉम्पोनेंट्स में स्प्लिट करके वेक्टर्स दे रखे हैं और तब उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे करेंगे, फिर आपको डिटर्मिनेंट याद करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट कैसे करा था आपने, तो डिटर्मिनेंट वाले को कैसे करेंगे। गुड इवनिंग। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें ऐसे लिखेंगे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट बनाइए, और यहाँ लिखिएगा आई कैप जे कैप के कैप, और फिर क्या करो, फिर आपको पहले लिखना होगा ए वेक्टर के कंपोनेंट्स कोफिशिएंट्स ए वन ए टू ए थ्री। तो आपने यहाँ पर लिख दिया आई कैप जे कैप के कैप, इधर हो गया ए वन ए टू ए थ्री। फिर बी वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स है बी वन बी टू बी थ्री, बी वन बी टू और बी थ्री, ये हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर है क्या, ठीक। तो ये तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे, सीधा क्वेश्चंस देखिएगा। हाँ, इसमें हम बस ये देखो ना कि जब भी कभी हमसे ये कहा जाता है ना कि कोई भी वेक्टर प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमने दो वेक्टर्स दे रखे होंगे। जैसे डॉट प्रोडक्ट निकाला, अच्छा थीटा क्या है यहाँ पर, वही अगेन इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम जानते थे क्या होता था, ए बी कॉस थीटा, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा ए बी साइन थीटा, साथ में एन कैप और लिख देना है। एन कैप उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ये होगी कि भाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मतलब है कि हमने ए वेक्टर लिया और बी वेक्टर लिया और उसकी हेल्प से हमने एक पैरेललोग्राम का एरिया बना लिया। वो कैसे बनाएंगे, ए वेक्टर दे रखा है, जब एक्सरसाइज की क्वेश्चंस करें उसमें तो कहीं पे भी ये एन वेक्टर यूज नहीं हुआ, कहीं पर भी एन कैप यूज नहीं होगा। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि एन कैप की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एन कैप केवल और केवल ये बताने के लिए है कि ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसका जो रिजल्ट है वो हमेशा वेक्टर आएगा, मतलब उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्शन होगी, बस। ये कहीं पर भी यूज़ नहीं होगा, इसका कहीं नहीं होगा यूज़, ठीक। चलिए जी, और ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके, एक तरीका ये है कि भाई अगर वो आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में दे रखा है तो आप आई कैप जे कैप के कैप डिटर्मिनेंट में लिखो पहली रो में, दूसरी रो में आप लिखोगे ए वन ए टू ए थ्री और तीसरी रो में आप लिखोगे बी वन बी टू बी थ्री। दैट्स इट, बस इतना करना है, ठीक है।
अच्छा, अब सॉल्व कैसे करेंगे जरा क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस देखकर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके मैं एग्जांपल्स जो है, एग्जांपल्स नहीं करवा रहा हूँ मैं, इसके क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। एग्जांपल्स आप लोग करना ट्राई। इसमें देखिएगा, अच्छा दूसरा जो है, ये जो बीच में एरिया बन गया, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यही इसका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed, area of parallelogram formed by the cross product of parallelogram formed by the cross product of a vector and b vector, by the cross product of a vector and b vector। क्रॉस का साइन है ना? हाँ, क्रॉस का साइन है एक्स है बस, जैसे ये समझना भी नहीं है, ये लिखना है बस लिखना है कि जो हमारा कभी भी हमसे ये पूछा जाता है कि दो वेक्टर्स दे रखे हैं और उनकी हेल्प से आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना, उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेकर मैग्नीट्यूड ले लो। अब वो कैसे निकालते हैं वो भी क्वेश्चंस के थ्रू समझ जाएंगे आप। देखिए क्या करना है मुझे इसमें, एक्सरसाइज 10.4 उठाते हैं। अब 10.4 में आप ये देखिएगा, कौन सा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ। एक्सरसाइज 10.4 का पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखो, करने सारे ही हैं, पहले 3 देख लीजिए। एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है, इफ अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर मेक्स एंगल्स पाई बाई 3 विद आई कैप, पाई बाई 4 विद जे कैप एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विद के कैप, देन फाइंड थीटा एंड हेंस द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। उन्होंने बोला इफ अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है, तो गिवन ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, हमें जो ए वेक्टर दे रखा है वो एक यूनिट वेक्टर दे रखा है। ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, इट इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 1। ए क्या होता है, जो भी वेक्टर आपको दे रखा है उसका मैग्नीट्यूड, जब ए वेक्टर दे रखा है तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 1, ये हो गया। तो गिवन ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। उसके अलावा अब वो बोल रहे हैं कि ये जो वेक्टर है ना, ये आई कैप के साथ में एंगल बना रहा है पाई बाई 3। आई कैप का मतलब क्या है, एक्स एक्सेस, तो एक्स एक्सेस के साथ ये एंगल बना रहा है पाई बाई 3। तो एक्स एक्सेस के साथ कोई भी वेक्टर जो एंगल बनाता है उसको मैं अल्फा बोलता हूँ, तो अल्फा दे रखा है पाई बाई 3, तो गिवन अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 3। जे कैप यानी कि वाई एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है पाई बाई 4, तो इसका मतलब बीटा दे रखा है पाई बाई 4, और जेड एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है गामा, और गामा क्या दे रखा है, थीटा, गामा दे रखा है थीटा। बोला इन्होंने थीटा इज एन एक्यूट एंगल, और एंगल्स हम जनरली एक्यूट ही लेकर चलते हैं, एक्यूट मतलब 90 डिग्री से छोटा एंगल, ठीक है। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पूछ रहे हैं, गामा बताओ कितना है, तो कैसे बताएंगे भाई, अल्फा की हेल्प से हम डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं, अल्फा बीटा और गामा की हेल्प से। तो हम ये कहेंगे एल डायरेक्शन कोसाइन, वो क्या होता है, कॉस अल्फा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। इसी तरह से एम क्या होता है, कॉस बीटा, और इसी तरह से एन क्या होता है, कॉस गामा, ठीक है। अच्छा जी, तो L इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस पाई बाई 3, M इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस पाई बाई 4, है ना, और N हो गया कॉस थीटा, ठीक है। तो N हो गया कॉस थीटा। अब ये क्या हुआ, L इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 3 का मतलब कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री मतलब 1/2, ठीक है। अच्छा जी, m इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 4 मतलब 1/√2, ठीक, और m तो कॉस थीटा है ही, तो इसका मतलब L स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, m स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2, बाई 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, और n स्क्वायर कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो होता क्या है, सिंस L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अभी ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्रॉस प्रोडक्ट का कुछ लेना देना नहीं है, ठीक। खैर अभी देखते हैं,
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एल स्क्वायर की वैल्यू 1/4, एम स्क्वायर की वैल्यू 1/2 और एन स्क्वायर की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा, इसको अभी एन स्क्वायर ही बोलो बस, ठीक है। एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2 ऐड करिए, 4 और 2 का एलसीएम 4, ये 1 हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 1 माइनस 3/4, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, तो एन कितना हो गया 1/2, तब स्क्वायर 1/2/4 ना 1/2 हो गया। अच्छा अब क्या है कि n जो होता है, देखिए वैसे तो हमारे पास ये प्लस माइनस आना चाहिए, प्लस माइनस ही आएगा, ठीक। तो मैं लिखूंगा इधर कॉस अल्फा कॉस थीटा, थीटा है ना, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उन्होंने बोला है एन एक्यूट एंगल थीटा। एक्यूट एंगल थीटा का मतलब क्या है कि थीटा आपका 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, और जब वो बिल्कुल सही, जब थीटा 90 डिग्री से छोटा होगा तो एंगल कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस इज पॉजिटिव, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, यहाँ लिखना सिंस थीटा इज एन एक्यूट एंगल, सिंस थीटा इज एन एक्यूट एंगल, सो थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा cos थीटा पॉजिटिव होता है, और ज़्यादा लंबी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए कि आपने पॉजिटिव क्यों करा, इतना सा आप एक्सप्लेनेशन में डाल दीजिए। तो यहाँ से फिर हमारा थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी π/3, π/3 मतलब 60 डिग्री। भाई cos थीटा जो है वो 1/2 कहाँ पर होता है, 1/2 तभी तो होता है जब π/3 होता है, cos π/3 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है जी। ये यहाँ से तो एंगल निकला, उसके बाद वो बोल रहे हैं एंड हेंस द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, हेंस द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। अब देखिएगा यहाँ पर अभी तक जो ये शुरुआत में एक चीज़ दे रखी थी इन्होंने कि जो ए वेक्टर है वो एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका क्या यूज़ हुआ था, ये क्यों दिया गया था, ये भी कुछ सोच समझ कर दिया गया था। देखिएगा कि जो भी कोई वेक्टर होता है ना, वेक्टर को दो तरह से रिप्रेजेंट करा जाता है। कैसे, वेक्टर को ऐसे लिखते हैं हम ai प्लस bj प्लस ck, ऐसे लिखते हैं वेक्टर को। तो जो i j और k के साथ जो कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, उनको बोलते हैं डायरेक्शन रेशोज, वो डायरेक्शन रेशोज होते हैं। अच्छा, और अगर हम किसी यूनिट वेक्टर की बात करते हैं तो ये जो डायरेक्शन रेशोज होते हैं ए बी और सी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के, मतलब ए एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बी एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और सी एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये डायरेक्शन रेशोज और डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन अगर किसी यूनिट वेक्टर की बात करूँ तो यूनिट वेक्टर के केस में, वैसे किसी और वेक्टर में भी आप कर सकते हो, लेकिन यूनिट वेक्टर में तो खुलेआम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कि जो आई कैप जे कैप और के कैप है, इनकी साथ में आप एल एम और एन डाल सकते हैं। हम ये कहेंगे कि सिंस DRs and DCs are directly, DRs and DCs, direction ratios and direction cosines, are directly proportional to each other. Are directly proportional to each other. So, and बल्कि ये लिखें and it is a unit vector, जो वेक्टर दे रखा है ना, that is a unit vector. So A vector is equal to Li cap plus Mj cap plus Nk cap, ठीक है। अगर यूनिट वेक्टर दे रखा होता है तो ये Li cap plus Mj cap plus Nk cap लिखा जा सकता है, ठीक है। अभी इस चीज को और भी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों है। A vector is equal to L, L का मतलब क्या होगा 1/2, ठीक है, 1/2 आई कैप, M का मतलब क्या होगा 1/2 जे कैप, और N का मतलब हुआ आगे 1/2। तो आप अपनी तसल्ली के लिए एक काम करके देखेंगे कि A वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल कर देख लेंगे। A वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर A वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है तो ठीक है, हमने जो कोफिशिएंट्स लिए हैं वो ठीक लिए हैं। तो देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट।
तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया 1/4, ठीक है। 1/√2 का स्क्वायर 1/2 और 1/2 का फिर से 1/4, 1/4 प्लस 1/4 1/2 हो गया, 1/4 प्लस 1/4 क्या हो गया 2/4, 2/4 मतलब 1/2 और 1/√2 का स्क्वायर हो गया 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो 1 ही आएगा और 1 का अंडर रूट भी 1। तो इसका मतलब ये ए वेक्टर यूनिट वेक्टर दे रखा है। तो जब भी कभी हमें यूनिट वेक्टर दिया जाए तो आप क्या करें, आप सीधा सीधा जो भी आपके डायरेक्शन कोसाइंस हैं उनको आप आई कैप जे कैप के कैप के साथ लिखकर कहोगे कि यही हमारा वेक्टर है। अगर यूनिट वेक्टर ना हो तो उसके साथ में एक कॉमन टर्म मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वो हमको पता चल जाता है। क्वेश्चन में कोई कंडीशन दे रखी होती है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन में रिलेशन क्या है। रिलेशन ये होता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये दे रखा होता है कि डी आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी सी, ये दे रखा है पहले से ही दे रखा है। तो जो डायरेक्शन कोसाइन है हर एक डायरेक्शन कोसाइन में 2 2 2 मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2l 2m और 2n, तो वो आपका क्या बन जाएगा a b और c, ऐसे बन जाएगा। समझ गए मेरी बात, ठीक है। और अगर यूनिट वेक्टर है तो फिर कोई दिक्कत की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और ये वाले जो क्वेश्चन है ना ये भी एक्चुअली प्लेन में आया करते थे और प्लेन इस बार है नहीं, तो इसलिए इतना डीप में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। 2 ही एक्सरसाइज करनी है आपको 3D की, पहली और दूसरी, उसके अलावा मिसलेनियस में क्या क्या करना है वो टिक लगवा दूंगा, बस वो करना है। तो अभी फिलहाल इसमें देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा और कोई क्वेश्चन है क्या, अभी कोई डाउट है किसी में? नहीं, फोर्थ क्वेश्चन अच्छा फिफ्थ कर लिया क्या? एग्जाम्पल नंबर 5 नहीं, रुको जरा पहले एग्जाम्पल नंबर 5 करवाता हूँ आपको, उसको एग्जाम्पल 5 कर रहा हूँ, सॉरी क्वेश्चन 5 शुरू हो गया था। ठीक है कोई बात नहीं, मैं 1 मिनट करवाता हूँ, वो भी करवाऊंगा फिर फोर्थ भी करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे पहले, फिर 4 करते हैं। देखिए इसमें है फाइंड लैम्डा एंड न्यू इफ 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप, टू आई कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप क्रॉस आई कैप प्लस लैम्बडा जे कैप प्लस म्यू के कैप इज इक्वल टू 0 वेक्टर, इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ठीक है जी। ये दे रखा है, वो कह रहे हैं कि लैम्बडा और म्यू की वैल्यू निकाल लो। तो लैम्बडा और म्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये पूरा जो वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट हमको 0 वेक्टर दे रखा है। अब देखिए वेक्टर प्रोडक्ट अभी तक हमने क्वेश्चन उसका कोई नहीं करा, क्वेश्चन देखते हैं जरा, ये डिटर्मिनेंट कैसे यूज करते हैं उसमें ये देखते हैं, ठीक है। तो जब भी कभी आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में दे रखा हो तो हम डिटर्मिनेंट ही यूज करेंगे। अगर एंगल थीटा दे रखा हो बीच का कि ये दो वेक्टर हैं इनके बीच का एंगल थीटा है, तो फिर वो ए बी साइन थीटा वाला फंडा यूज करेंगे। तो एंगल तो नहीं दे रखा, तो फिर डिटर्मिनेंट बनाओ। इसको ऐसे लिखेंगे कि यहाँ लिखिए ऊपर आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक है जी। फिर दूसरी रो में क्या आएगा 2 6 और 27, 2 6 और 27, और तीसरी रो में क्या आएगा 1 लैम्बडा और म्यू, सर उसको बोलते हैं म्यू एम यू म्यू इज इक्वल टू, इधर है 0 वेक्टर। अभी 0 वेक्टर क्या है वो बताएंगे अभी। पहले इसको देखिएगा, ये है प्लस साइन के साथ, ये है माइनस साइन के साथ, और ये आगे प्लस साइन के साथ। जैसे डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते थे तो पहले का साइन प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो भाई ये तो हो गया प्लस का आई कैप, तो इसको क्या लिखेंगे आई कैप, ठीक है। ब्रैकेट लगाइए, इसका कॉलम छोड़ दो और रो छोड़ दो। 6 इंटू म्यू क्या हो गया 6 म्यू, 27 इंटू लैम्बडा क्या हो गया माइनस का 27 लैम्बडा, ठीक है। उसके बाद आ गया माइनस का जे कैप, ठीक है। तो जे कैप वाला कॉलम छोड़ दो और रो छोड़ दो, तो 2 इंटू म्यू इज 2 म्यू माइनस 27 बिल्कुल ठीक, और प्लस का के कैप
इसका Two कॉलम mu. छोड़ दो, रो छोड़ दो, 2 लैम्डा अच्छा माइनस लैम्डा 6 सॉरी है ना, 2 लैम्डा माइनस 6। ये जो जीरो वेक्टर है ना, इसको क्या लिखेंगे हम, 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, ये लिखेंगे। ठीक है जीरो वेक्टर का मतलब ये है, उसको कंपोनेंट्स में ऐसे स्प्लिट करके लिखा जा सकता है। अब ये 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, इसको Is मैं equal to i zero. इज इक्वल टू 0 रख सकता हूँ, लेकिन रखूंगा नहीं, नुकसान है मेरे को। क्यों? क्योंकि भाई आप ये देखिएगा कि यहाँ से 2 अननोन है, तो मैं क्या करूँगा, मैं तो j वाला लूँगा, 2 म्यू माइनस 27 दे रखा है, इसको 0 के बराबर रखूँ। तो 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0, जब ये हो गया तो भाई म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 27/2 27/2। सिमिलरली k कैप वाले को k कैप वाले से कंपेयर करो तो 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू 6/2 मतलब 3, तो लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई। समझ गए? यस सर ठीक है। अब इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 5 था, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक, तो हमने एक क्वेश्चन देखा कि हाँ, इससे एक बार आपको रिकॉल भी हो गया होगा कि भाई कैसे हम डिटर्मिनेंट्स निकाला करते थे। पुरानी बात हो गई ना, डिटर्मिनेंट बहुत पहले करा था। याद है ताज़ा तो भाई हाँ, तो अब जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछ रहे हैं, शो दैट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में है, शो दैट मतलब मैंने आपको ना वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज नहीं लिखवाई अभी, खैर चलिए करवाता हूँ अभी वो भी। शो दैट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये मेरे को प्रूव करना है। अब आप ऐसा देखिएगा कि जैसे हमारे पास ये होता है ना, ऐसे ही सोचो कि भाई हमको नॉर्मली मैं नंबर्स की बात करता हूँ, तो मेरे को ऐसे लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वाई, ये लिखा हुआ है। तो हम इसमें क्या किया करते थे कि ये जैसे 5 है, अब ये जो बीच का माइनस साइन है ना, इसको तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ये माइनस साइन तो ऐसे चल रहा है, 5 पहले एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू एक्स हो गया, ठीक है, फिर ये 5 इस वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू वाई हो गया, तो 5x माइनस 5y ये आ जाता था। इसको क्या कहते थे, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अलजेब्रा में ऐसे करते थे, वही काम यहाँ पर करना है। ये भी तो अलजेब्रा ही है, वेक्टर अलजेब्रा, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या करेंगे, पहले ए वेक्टर को ए वेक्टर के साथ में क्या करेंगे, बीच में क्या लिखा हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसको डालो ब्रैकेट के अंदर, फिर बीच में क्या, प्लस का साइन, तो प्लस का साइन एल्सिस, फिर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। फिर अगला देखिएगा, अब अगला है माइनस का बी वेक्टर, तो यहाँ आएगा माइनस का साइन, ये हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये हो गया। फिर अगला क्या आएगा, माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, तो माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टीज लिखवाई नहीं, इसकी ना प्रॉपर्टीज होती हैं वेक्टर प्रोडक्ट की, कि जैसे डॉट प्रोडक्ट था, तो डॉट प्रोडक्ट में कहते थे कि अगर एक वेक्टर का खुद ही के साथ डॉट प्रोडक्ट करा देते हैं तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। अब क्या है कि जब किसी भी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो भाई वो जीरो आ जाता है, वो जीरो आ जाता है। कैसे कैसे, सोचो सोचो, फॉर्मूला लिखवाया था अभी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या था, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो अगर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करूंगा तो दोनों के बीच का एंगल जीरो, तो ए कॉस जीरो इज 1, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा ए साइन जीरो, और साइन जीरो इज जीरो। तो किसी भी वेक्टर का खुद के ही साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो रिजल्ट इज ऑलवेज जीरो।
ठीक है, तो भाई ये 0 और ये भी 0, और वो ये वर्ड भी प्लस हो जाएगा। बिल्कुल सही। और अगला देखिएगा, ये तो हो गया मेरे पास 0 वेक्टर, और ये हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको छेड़ेंगे नहीं, ऐसे ही रहने दो। वेक्टर प्रोडक्ट जो है, जैसे डॉट प्रोडक्ट होता है कॉम्यूटेटिव के ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को पलट कर लिख दो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रहता है। ये होता है एंटी कॉम्यूटेटिव। एंटी कॉम्यूटेटिव का मतलब कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को अगर पलट दोगे ना तो साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस, हाँ माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज अगेन 0 वेक्टर। 0 वेक्टर को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस प्लस दिस यानी कि ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू RHS। बताइए जी, क्लियर है? ऑनलाइन वाले बताएं भाई। हाँ जी बोलिए। मैंने इसमें ए वेक्टर को a1 i कैप प्लस a2 ओके ओके ओके, नहीं नहीं बहुत लंबा हो जाएगा बेटा, वो मत करो तरीका। हाँ वो लंबा हो जाएगा, ये तरीका ठीक है। अब मैं आपको ना 2-3 प्रॉपर्टीज और लिखवा देता हूँ, 1 मिनट वेट करिए बस। अजीब सा मौसम है, आप बाहर निकलोगे तो सर्दी लगेगी, है ना? और गर्मी है, मुझे भी बार-बार मैं पानी पीने जा रहा हूँ, प्यास लगती रहती है, अंदर गर्मी है। बॉटल है ना, देखना है उसमें एक्स्ट्रा पानी और है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट में किसी बच्चे का कोई डाउट हो, इससे पहले वाली एक्सरसाइज मैंने दी थी तो वो भी बता देना। इसमें आपको ये यहीं तक करनी है, 4th तक। कौन सी चल रही है ये एक्सरसाइज? 10.4 तक। मिसलेनियस मैंने अभी करवाई नहीं, मिसलेनियस करवाऊंगा अभी। हाँ बीच में एक्सरसाइज में करती नहीं है। ये क्या कहते हैं, जो 5th क्वेश्चन है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए इन तीनों को मतलब दो दो लेके उनको आपस में परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो? 10.3 का 5th। 10.3 का 5th। हाँ, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाए तो वो परपेंडिकुलर है। हाँ, एक बार सॉल्व करके भेज देना लेकिन मुझे कि कैसे करें। अच्छा जी, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 जैसे है, क्वेश्चन नंबर 1 कर लेंगे अपने आप? यस सर, डिटरमिनेंट। हाँ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको डिटरमिनेंट की तरह सॉल्व करना है। जब सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आपका आई कैप, जे कैप और के कैप की टर्म्स में आएगा। आई कैप वाला कोफिशिएंट का स्क्वायर करो, जे कैप वाले का स्क्वायर करो, के कैप वाले का स्क्वायर करो, ऐड करो, अंडर रूट ले लो, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। वो जो मैग्नीट्यूड है वही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। अच्छा, कभी एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा जाता है तो उसी को आपको क्या करना है, हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि पैरेललोग्राम को जो उसका डायगोनल होता है वो उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एरिया हमेशा इक्वल होता है। ये करना होगा, करके देखिएगा। इसके बाद मैं इसमें करवाता हूँ क्वेश्चन सर 8 वाला 8 वाला करवाते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ आइदर ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, बोल रहे हैं इफ आइदर ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर और बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, इफ
ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर और बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। अगर ए वेक्टर या बी वेक्टर में से कोई भी एक वेक्टर पूरी तरीके से जीरो वेक्टर के इक्वल है ना, एंड नहीं दे रखा है और दे रखा है, इधर दिस और दैट, अगर वो जीरो वेक्टर के बराबर है देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, समझ गए? तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो जीरो वेक्टर के बराबर होगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा इस वजह से कह रहे हैं कि अगर if a vector is equal to 0 I cap plus 0 j cap plus 0 k cap, अगर a वेक्टर ऐसा दे रखा है, ठीक है, और b वेक्टर कुछ भी है, चलिए मान लीजिए b वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है, मान लो b वेक्टर ऐसे है b1 I cap plus b2 j cap प्लस b3 k कैप, और अब हमसे कोई बोले कि भाई आप a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर निकालो, कैसे निकालेंगे? अब अगर कोई बोले कि भाई अब आप a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर निकालो, तो ये निकालने का तरीका ये है कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू I कैप j कैप k कैप, और इधर लिखेंगे 0 0 0 और b1 b2 b3। ये डिटर्मिनेंट्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि डिटर्मिनेंट का अगर कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम पूरी तरीके से जीरो हो गया तो उसका आउटपुट जो है वो जीरो ही आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है ना? तो ये आपका सीधा सीधा जीरो वेक्टर के बराबर आ गया। तो एक ये तो चीज़ हो गई सीधी सीधी। अब इसकी उल्टी वो क्या कह रहे हैं, बट if a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, मतलब if का मतलब ये है कि ये चीज दे रखी है, ठीक, तो वो कह रहे हैं कि इज द कन्वर्स ट्रू, वो पूछ रहे हैं कि क्या उसका कन्वर्स भी ट्रू होगा कि अगर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर जीरो वेक्टर के बराबर है तो क्या उसका कन्वर्स ट्रू होगा? तो हम ये कहेंगे नहीं, ट्रू नहीं होगा, बिकॉज द बट इफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर इट इम्प्लाइज दैट it is not necessary that a vector is equal to zero vector or b vector is equal to zero vector। ये नेसेसरी नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है। उसका रीज़न ये हो गया कि भाई ऐसा भी हो सकता है, एक केस ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों वेक्टर पैरेलल हो। अच्छा, अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाते हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होता है? अरे पैरेलल अगर वेक्टर है, पैरेलल है तो एंगल कितना हो गया बीच का? जीरो। भाई अगर एक वेक्टर इसी डायरेक्शन में जा रहा है दूसरा भी इसी डायरेक्शन में, तो एंगल तो बीच में कुछ बना ही नहीं ना, क्योंकि पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस की कनेक्ट ही नहीं होती। जब कनेक्ट ही नहीं हो रही तो भाई एंगल भी नहीं बनेगा, तो एंगल जीरो, ठीक। तो एंगल जब जीरो हो गया तो हम क्या बोलेंगे, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर और बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ केस because there exists a case where a vector is parallel to b vector, so that a vector cross b vector is equal to ab sin 0 degree n cap, ठीक है। ये sin 0 डिग्री क्या होता है? जीरो। जीरो तो सबको जीरो कर देगा, बस एन कैप का मतलब क्या है कि ये एक वेक्टर होगा, इसका मतलब रिजल्ट इज जीरो वेक्टर। तो अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पैरेलल हैं तो भी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो जीरो वेक्टर के बराबर आ सकता है। तो इसलिए हम ये कहेंगे सो द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। सो द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसके बाद देखिएगा जी, कन्वर्स का मतलब उल्टा ना, मतलब ऐसा है कि इन्होंने क्या किया, दोबारा समझिए, इन्होंने क्या बोला है कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर और बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, ये बोल रहे हैं कि ए वेक्टर अगर जीरो वेक्टर के बराबर है या बी वेक्टर जीरो के बराबर है, तो ये सही है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जीरो वेक्टर के बराबर होगा। ये मैंने ऐसे करके दिखा दिया, फिर ए वेक्टर को मैंने जीरो वेक्टर ले लिया, ठीक है। हमें दोनों में से किसी एक को लेना था, मैंने ए वेक्टर को जीरो वेक्टर ले लिया।
तो ए वेक्टर को जीरो वेक्टर लिया तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ गया। अब वो पूछ रहे हैं कि कन्वर्स के बारे में बताओ। कन्वर्स मतलब कि अगर ये दे रखा हो, अगर ये दे रखा हो कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जीरो वेक्टर है, तो क्या इसका उल्टा ट्रू होगा? क्या ए वेक्टर जीरो होगा या बी वेक्टर जीरो होगा? क्या ऐसा होगा? तो हम ये कहेंगे ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा है। हो सकते हैं, ये भी केस हो हाँ, सकता ये है। भी हो सकता है कि आइदर ए जीरो हो आइदर बी जीरो हो, लेकिन कन्वर्स ट्रू होने का मतलब क्या है कि यही होगा, तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये भी जीरो नहीं होगा, ये भी जीरो नहीं होगा। तो एक केस ऐसा है हमारे पास कि अगर दोनों वेक्टर्स को पैरेलल ले लिया जाए तो उनके बीच में एंगल कुछ बनेगा नहीं, एंगल नहीं बनेगा तो 0 डिग्री साइन 0 डिग्री 0 डिग्री, ये सबको जीरो बना देगा। तो जीरो का मतलब जीरो वेक्टर, समझ गए? ठीक है, हाँ जी बोलिए। एग्जाम्पल लेकर प्रूव करोगे, लंबा नहीं पड़ेगा, कर सकते हो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये जो बट ये पहले है वो लिखना जरूरी है, और फिर आपको समझाने के लिए लिखना है? अच्छा, ये जो ऊपर लिखा ये, यस सर। हाँ ये मैंने भी एक्चुअली एग्जाम्पल ही लिया है, ये समझाने के लिए मैंने करा था, बाकी ज़रूरी नहीं है। मतलब इन्होंने तो ये स्टेटमेंट दे दी, इन्होंने तो ये स्टेटमेंट दे दी कि ये होगा तो ये ट्रू होगा। इसके आगे की इतनी कहानी, बट के पहले वाली कहानी जो है, ये वाली कहानी मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखी है। आप वहाँ लिखे ना लिखे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना। क्वेश्चन में बोला है जस्टिफाई द आंसर विद एन एग्जांपल। अच्छा ये दे रखा है तो भाई फिर एग्जाम्पल ले लेना, फिर एग्जाम्पल ले लेना। इन्होंने बोला है ना जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए एक काम करेंगे कि ए वेक्टर को ले लो कुछ भी 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और ऐसे बी वेक्टर को ले लो 1i कैप, वो भी चाहे तो सेम ले लो चाहे अलग ले लो, है ना? नहीं सेम मत लेना, सेम वेक्टर का तो क्रॉस प्रोडक्ट वैसे भी जीरो ही होता है, तो वो कहेंगे आपने तो कंडीशनल ले लिया है, तो अलग ले लेना 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ऐसे ले लेना। समझ गए? कर लेंगे एग्जाम्पल लेकर, अपने आप छोड़ दूँ? चलो जी आगे चलता हूँ फिर मैं। इसमें कोई क्वेश्चन चाहते हो कि मैं करके दिखाऊं तो वो बता दो, नहीं तो मैं फिर अपने आप से करवाता हूँ। किसी को लग रहा हो देखने से कोई क्वेश्चन? 8 ही लग रहा था मैंने। 8 अच्छा। ये जो है हाँ जी बोलिए। सर इस चैप्टर में 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन होगा? 5 मार्क्स के इस वाले चैप्टर में से नहीं बनते बेटा, 3D में से बनते हैं। ओके सर। हाँ इस चैप्टर में आपके कम नंबर, मतलब मैक्सिमम वो 3 नंबर वाला ही क्वेश्चन बनेगा या 1 नंबर वाला बनेगा। तो बड़े क्वेश्चन जो हैं वो 3D में बनते हैं, 6 नंबर वाले। अब 5 नंबर का है। इसको पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। कौन सा वाला? 7th वाला। 7th वाला? हाँ हाँ दोनों साइड LHS अलग करो RHS अलग करो। अच्छा 9th वाला देखिए चलिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस A B एंड C, ठीक है। तो हमको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, उन 3 पॉइंट्स की हेल्प से हमको ट्राइंगल का एरिया बताना है। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे बनेगा देखो, क्वेश्चन 9 है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस A B एंड C। तो भाई एक हमने ये कह दिया कि ये तो है A, ये वाला पॉइंट है B और ये वाला पॉइंट है C, ठीक है। मुझे ABC का एरिया बताना है, तो A के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं कितने 1 1 2 1 1 2। अभी आपको लग रहा होगा AC क्यों नहीं ज्वाइन करा, बताता हूँ। तो A के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 1 2, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3 5 और C के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं भाई कितने हैं ये 1 5 5 1 5 5, ये C के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब क्या करिए कि B को हमने एक ओरिजिन मान लिया, मतलब एक तरह से ये मान लिया ओरिजिनेटिंग पॉइंट ये है, तो इसको मैंने बोला कि ये हो गया B से A की तरफ एरो लगाऊंगा तो BA वेक्टर बना सकते हैं। B से C की तरफ एरो बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, BC वेक्टर बन जाएगा। अब क्या करिए A से ड्रॉ करिए BC वेक्टर के पैरेलल एक लाइन, कर लिया। ऐसे ही C से ड्रॉ करिए BA वेक्टर के पैरेलल एक लाइन।
और इस पॉइंट को बोल दीजिए डी। तो मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं इस बी सी वैक्टर और बी ए वैक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लूँ और उसका मैग्नीट्यूड निकालूँ तो इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। दोबारा सुनिए कि अगर मान लीजिए बी सी वैक्टर को मैंने एक वैक्टर ले लिया और बी ए वैक्टर को एक वैक्टर ले लिया और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैं निकाल लूँ और क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसका मैग्नीट्यूड ले लूँ तो उससे इस पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें तो ए और सी को ज्वाइन कर देना है। ऐसे ए और सी को ज्वाइन करेंगे तो ए बी सी ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होता है। तो मुझे क्या करना है, पैरेललोग्राम का एरिया निकालो, उसका आधा कर दो, बस ये करना है। लेकिन उससे पहले, हाँ सुनिए, उससे पहले मुझे क्या करना होगा, बी सी वैक्टर निकालना होगा। अभी बी सी वैक्टर कैसे निकलेगा देखिए। हाँ, मैंने ए बी का वेक्टर और ए सी का वेक्टर निकाल के फॉर्मूला। आपने ए बी वैक्टर निकाल लिया, ए सी वैक्टर निकाल लिया, तब भी ठीक है, तब भी चलेगा। आपने ओरिजिनेटिंग पॉइंट ए को मान लिया, मैंने बी को मान लिया, ठीक है ना। तो देखिए बी सी वैक्टर कितना हो गया, बी सी वैक्टर। बी सी वैक्टर का मतलब क्या, बी से सी जा रहे हो तो ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है। तो फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो 1 - 2 आई कैप प्लस 5 - 3 जे कैप, 5 - 3 जे कैप प्लस 5 - 5 के कैप। ठीक है, 1 - 2 कितना हो गया, -1 आई कैप। 5 - 3 कितना हो गया, 2 जे कैप प्लस 0 के कैप। फिर बनाइए बी ए वैक्टर। तो बी ए वैक्टर क्या होगा, 1 - 2 आई कैप, 1 - 3 जे कैप प्लस 2 - 5 के कैप। तो 1 - 2 क्या हो गया, -1 आई कैप। 1 - 3 क्या हो गया, -2 जे कैप। और 2 - 5 क्या हो गया, -3 के कैप। ठीक है, ये दो हो गए हमारे पास। अब क्या करना है, बी सी वैक्टर क्रॉस बी ए वैक्टर कर दो। बी सी वैक्टर क्रॉस बी ए वैक्टर। ठीक, कैसे निकलेगा, आई कैप जे कैप और के कैप। ये कर दिया, आई कैप जे कैप के कैप। अब ये हो जाएगा -1 2 और 0, -1 2 और 0, -1 -2 -3, -1 -2 -3। ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस। एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का आई कैप। ठीक, ये कॉलम छोड़ो, ये रो छोड़ो। 2 × -3 इज -6 और -0। भाई एनीथिंग इनटू 0 0 हो जाएगा। फिर माइनस जे कैप, ये कॉलम छोड़ो, ये रो छोड़ो। -1 × -3 इज प्लस का 3 और -1 × 0 अगेन 0। फिर प्लस का के कैप, ये कॉलम छोड़ो, ये रो छोड़ो। -1 × -2 इज प्लस का 2 माइनस -1 × 2 इज -2 और माइनस माइनस प्लस 2, 2 + 2। ठीक है, किसी को दिक्कत हो इसमें तो बता देना, मैं डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लूँगा। -6 आई कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये आ गया। ठीक है, तो अब मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर निकालना होगा तो ये जो बी सी वैक्टर क्रॉस बी ए वैक्टर आया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो बस। ठीक है, और अगर मेरे को ट्राइंगल का निकालना है तो उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये करना होगा। मेंशन कीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी वेक्टर क्रॉस बी ए वेक्टर। तो हाफ और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, -6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। -6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। -6 का स्क्वायर इज 36, 3 का स्क्वायर इज 9 और 4 का 16। कितना हो गया, 36 और 9 शायद ही
तो 16 और 9 25 हो गया ना, 36 और 5 41 और 61 अंडर रूट 61, तो अंडर रूट 61 अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, करिए ये एक्सरसाइज, कहीं डाउट आए तो पूछना। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा में इतना ही है, बाकी मिसलेनियस एग्जांपल्स और इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज वो हम करेंगे। इसकी मिसलेनियस में कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है, ये सारा ही करना है। ठीक है, इसमें से कुछ भी हटा नहीं है। फिर 3D करेंगे और प्रोबेबिलिटी सर 3 जल्दी करवा दो। जल्दी करवा दूंगा, बस करवाऊंगा। नहीं, वेडनेसडे का एग्जाम। अगला वेडनेसडे जो आ रहा है उसमें एग्जाम है, मैं उससे पहले करा दूंगा। ज़्यादा हुआ तो मैं ट्यूसडे को सुबह सुबह आ जाऊँगा। बता देना मेरे को। जब भी किसी बच्चे को, मैं पहले ही बता दूँ, अगर किसी भी बच्चे का कोई भी दिन अगर ऐसा फ्री है कि भाई आप स्कूल नहीं जा रहे, तो मुझे उससे एक दिन पहले फ़ोन करके बता दो, मैं आपको सुबह बुला दूँगा। कल भी आ जाऊँ। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, बता देना मेरे को, नाइट में कंफर्म कर देना, व्हाट्सएप डाल देना बस।